जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में और आपको केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो आपके बोर्ड के पेपर में डायरेक्टली फंसने वाले हैं। और जो क्वेश्चन देखेंगे वो 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखने वाले हैं। आपका जो बोर्ड का पेपर है उसमें सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया गया, PYQ देखे गए, उनमें जो सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाले जो क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देख लेना है। और आप सभी को पता है अंतिम टाइम आपके पास है, अंतिम समय बचा हुआ है आपके पास। जो भी 10 से 12 या 15 दिन का टाइम है, इसमें आपको जितना भी हो सके उतना ज्यादा स्टडी करिए, ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, ताकि आप वहां पर नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएं और आप बोर्ड एग्जाम में आपका जो सपना है कि हम भी एक अच्छा स्कोर करें, हम भी इजीली से पास हो जाएं, वो आपका सपना सच हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को वो सारे क्वेश्चन पढ़ना है, वो सारे टॉपिक पढ़ना है, वो सारी रिएक्शन पढ़नी है, वो सारे न्यूमेरिकल पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर जो आपके बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, समझ गए। और इन सभी को पढ़ाने का, समझाने का पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको वो सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपने देखा होगा बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है कि फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि फार्मेलिन जो होता है किसका विलेन होता है। वहाँ पर फार्मल्डिहाइड, एसिटल फार्मल्डिहाइड, बेंजीन, एसीटोन, ऐसे कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो होता क्या फार्मेलिन, देखो फार्मेलिन जो है फार्मल्डिहाइड का जलीय विलेन होता है। देखो फार्मेलिन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, जो फार्मल्डिहाइड उसका क्या होता है, जलीय विलेन होता है। फार्मल्डिहाइड का अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यह विलेन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो जो आपका फार्मेलिन है, इस फार्मेलिन का प्रयोग जो है मृत जीवों का परिरक्षण किया जाता है, उस समय प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट रखेंगे, यानी कि जो फार्मेलिन है इसका उपयोग जो है मृत जीवों के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फार्मल्डिहाइड तथा एसिटल्डिहाइड में विभेद कीजिए। यानी कि फार्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अंतर बताइए क्या होता है। देखो फार्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में तुलनात्मक अंतर, या फिर हम अंतर कह सकते हैं या फिर हम विभेद कह सकते हैं। देखो एक तरफ आपको लिखना है फार्मल्डिहाइड और एक तरफ लिखना है एसिटल्डिहाइड। एक तरफ हम लिखेंगे गुण जिसके आधार पर इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे, इनको अलग अलग परिभाषित करेंगे, अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला कास्टिक, सांद्र कास्टिक सोडा की अभिक्रिया। सांद्र कास्टिक सोडा जो अभिक्रिया है उसके द्वारा, देखो कैनिजारो अभिक्रिया होती है फार्मल्डिहाइड में, जिसके फलस्वरूप सोडियम फार्मेट एवं मिथिल अल्कोहल बनते हैं। देखो जब फार्मल्डिहाइड सांद्र कास्टिक सोडा विलेन के साथ अभिक्रिया होती है तो होता क्या, कैनिजारो अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप इसमें जो अभिक्रिया होती है उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, जिसके फलस्वरूप होता क्या है, सोडियम फार्मेट और मिथिल अल्कोहल बनते हैं। याद रख लेना, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होती है। एसिटल्डिहाइड में ऐसा होता नहीं है, बल्कि पीले रंग का रेजिन बनता है। याद रखेंगे। ठीक है, अमोनिया की अभिक्रिया के द्वारा भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका निपटारा कर सकते हैं। ठीक है, योगशील अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर योगशील अभिक्रिया नहीं होती, बल्कि एक रिएक्शन होती है, हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन बनता है। आपने पढ़ा होगा फार्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, तो यूरोट्रोपिन का ही IUPAC नाम होता है हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन। ठीक है, योगशील अभिक्रिया के फलस्वरूप एसिटल्डिहाइड बनता है। याद रखेंगे, एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनाता है। ठीक है, तनुक्षार की अभिक्रिया के द्वारा भी हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। इसमें एल्डोल नहीं बनता है, इसमें एल्डोल बनता है। आपने एल्डोल संघनन पढ़ा होगा ना, एसिटल्डिहाइड के 2 अणु लिए जाते हैं कि योगात्मक यौगिक बनता है, एल्डोल अभिक्रिया कहलाती है। तो वो वाली अभिक्रिया यहाँ पर फिट बैठती है। ठीक है, तो समझ में आ गए। तो ये तो थे आपके फार्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में विभेद। अगर आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ाकर आप इसका ले लो। ठीक है, और आप चाहें तो इसका पूरा ऊपर सा भी एक ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। अगर आप प्रयोगशाला में हैं और प्रयोगशाला में आप अपने परीक्षण कर रहे हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए, क्योंकि ये विधियां जो हैं आप सभी को पता होगा बोर्ड के पेपर में 1 से 2 नंबर में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको नाइट्रोबेंजीन जो है इसको बेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो बेंजीन पर हम क्या करते हैं, HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसकी क्रिया करा देते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखते हैं और आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, जल निकल जाता है। तो एक तो ये विधि हो गई नाइट्रोबेंजीन बनाने की। दूसरी क्या होती है,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है इस पर HBF4 की अभिक्रिया कराएंगे तो N2BF4 बन जाएगा। फिर NO2 और Cu की उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे, जो गर्म करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाता है। तो इस तरीके से एक आप बेंजीन से भी नाइट्रोबेंजीन को प्राप्त कर सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी आप नाइट्रोबेंजीन को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली अभिक्रिया है कि नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखो। देखो नाइट्रोबेंजीन जो है इसकी उदासीन माध्यम में एक अपचयन की एक अभिक्रिया बताना है। जो नाइट्रोबेंजीन है इसकी उदासीन माध्यम जो होता है उसमें अपचयन की एक रिएक्शन बतानी, एक अभिक्रिया बतानी। तो देखो जो नाइट्रोबेंजीन होता है इसका जो अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, जिंक अमलगम जिंक और जेडियन अपॉन में CH4Cl की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया होती है तो आपका C6H5NO बनता है। फिर इसको जब हम इसका फिर अपचयन करते हैं तो आपका C6H5NHOH बन जाता है, यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिल बनता है। और यही उदासीन माध्यम में इसका अपचयन होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखेंगे। एथिलेमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। जो एथिलेमीन होता है, एथिलेमीन की पहचान करने के लिए कोई एक रासायनिक परीक्षण लिखना है, कोई एक रासायनिक परीक्षण बताना है। तो देखो C2H5NH2 को क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र गंधयुक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनेट बनता है। यानी कि जो एथिलेमीन है इसको क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ तीव्र गर्म करने पर एक गर्म जब हम करते हैं इसको एक साथ में जब गर्म करेंगे तो तीव्र दुर्गंधयुक्त एक एथिल आइसोसाइनेट बनता है, जिससे हम एथिल साइनाइड एथिलेमीन जो है उसका परीक्षण करते हैं। और जो अभिक्रिया होती है आई होप आपको पता होगा कार्बिलेमीन अभिक्रिया ही है। एथिलेमीन लिखते हैं, क्लोरोफार्म KOH लेते हैं, फेनिल एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। अगर यहाँ पर C6H5NH2 लेंगे यानी कि एनिलीन लेते हैं तब फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। रिएक्शन बैलेंस होती है 3-3-3 सभी जगह बढ़ते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसे नेम रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं कार्बिलेमीन अभिक्रिया। और आपके बोर्ड के पेपर में कार्बिलेमीन अभिक्रिया नेम रिएक्शंस के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि जो विद्युत लेपन होता है इसको आपको उदाहरण के द्वारा बताना। तो देखो विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि विद्युत अपघट्य प्रक्रिया के द्वारा एक कोई धातु है उस एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे बच्चों कापर धातु पर जिंक की पतली परत चढ़ाना भी एक विद्युत लेपन प्रक्रिया का ही एक उदाहरण है। परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का महत्व समझाइए। जो आपकी परासरण क्रिया होती है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, इसकी आपको उपयोगिता बतानी है, इसके झिल्ली की महत्व आपको बताना है। तो देखो अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों को बाहर निकलने देती है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये विलायक के जो छोटे आकार के कण होते हैं उनको तो बाहर निकलने देती है, जबकि विलेय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर नहीं निकलने देती। ये इसका काम होता है और यही इसका महत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से DDT। जब हम क्लोरोबेंजीन से DDT को कैसे प्राप्त करते हैं तो याद रख लेना है, हम यहाँ पर लेते हैं क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, यानी कि बेंजीन के रूप पर Cl लगाए, क्या है क्लोरो बेंजीन है। क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन से DDT, तो ये आपकी है क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर क्रिया हो रही है क्लोरल की, यानी कि CCl3CHO है। जब क्लोरल की क्रिया होती है तो आपका DDT बनता है, समझ गए, और जल निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए दो आपको क्लोरोबेंजीन के अणु लेने पड़ते हैं और इस तरीके से क्लोरोबेंजीन से DDT प्राप्त कर लेते हैं। अगली एक अभिक्रिया जो बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती है, एसीटोन से क्लोरोफार्म। जब हम एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाते हैं तो इस रिएक्शन एक लगाते हैं हैलोफार्म अभिक्रिया। तो CH3CO जो एसीटोन होता है इसको Cl2 और एक हाइड्रोजन और एक क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। जो आपका क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरोफार्म बनाना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि Cl2 यानी कि हमने क्लोरीन लिया, NaOH कोई एक क्षार ले लेते हैं, यहाँ पर NaOH या फिर KOH भी ले सकते हैं। जब इसकी अभिक्रिया होती है तो आपका क्लोरोफार्म बनता है NaCl और H2O और सोडियम एसीटेट निकल जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसे आप बैलेंस कर लेंगे और ये एक नेम रिएक्शन से जिसे बच्चों कहते हैं हम लोग हैलोफार्म अभिक्रिया। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगली जो है रिएक्शन वो है क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। यानी कि एक रिएक्शन है जिसके कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन रिएक्शन, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। इसको आपको उदाहरण के द्वारा समझाना। तो देखो
एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक अमलगम और HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। एल्डिहाइड लेंगे या फिर कीटोन लेंगे, इसको ZnHG यानी कि जिंक अमलगम और HCl के साथ में इसका अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे हम क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो एल्डिहाइड है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया, इसका अपचयन कराया गया जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में, एथेन बना दिया गया, जल निकल गया। ये जो एक अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को ही बच्चों हम लोग क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए। एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखना है तथा एसिटल्डिहाइड जो है इसका NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2 से रासायनिक समीकरण भी देखना, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। देखो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम देखो, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ, CHO लगा, इसके लिए अल क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं तो आपका बनता है एसिटल्डिहाइड हाइड्राजीन और इसका नाम है हाइड्राजोन, तो बनता क्या है एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड हाइड्राजीन बनता है, ये जोन होता है और ये बनता क्या है, जीन बनता है, याद रख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी कीजिए। यूरोट्रोपिन क्या होता है, देखो फार्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या फिर हम कहते हैं टेट्रामीन, इसको डायरेक्टली कहते हैं। इसको कभी कभी टेट्रामीन ऐसे लिखा मिला गया या फिर टेट्राएमीन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता, एक ही चीज़ होती है, बनता है ये अभिक्रिया जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। हेक्सामीन या फिर यूरोट्रोपिन भी हम इसे कहते हैं। यूरोट्रोपिन और वो क्या नाम, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन भी इसे कहते हैं, या कभी कभी हेक्सामीन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। देखो फार्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाने की जो रिएक्शन है, ये बोर्ड के पेपर में कैसे प्राप्त करेंगे, फार्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो याद करके आपको जाना है। फार्मल्डिहाइड के 6 अणु रहते हैं, नमोनिया के आपको 4 अणु देखने को मिलते हैं, तो यूरोट्रोपिन का 1 अणु बनता है और जल के 6 अणु बनते हैं। तो इस अभिक्रिया को भी बच्चों आप याद रखेंगे ताकि अगर बोर्ड के पेपर में आती है तो आप इसे इजीली बना पाए। ठीक है, समझ में आ गई। अगली देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है, यानी कि संक्रमण धातुएं जो हैं वो सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्यों बनाती हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोलर चालकता क्या है, एक होती है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता क्या है, तो देखो किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ के, कोई भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, उस पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होती है उसे बच्चों हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता में एक सूत्र ये भी आता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो, और न्यूमेरिकल में एक सूत्र आपको ये भी देखने को मिलता है। देखो लैम्डा m इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई m। ये सूत्र भी हमें देखने को मिलता है, बट हम सभी सूत्रों का प्रयोग उस टाइम करते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे थे, और न्यूमेरिकल में किस कंडीशन में किस वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। बट हमें यहाँ पर सूत्र से मतलब नहीं है, हमें सबसे मतलब है परिभाषा क्या होती है। सूत्र आप इसका कोई भी लिख देंगे चल जाएगा। ठीक, यानी कि जो भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ है उसमें जो पदार्थ होता है उसमें विलयनों की सांद्रता घटाने पर चालकता तथा मोलर चालकता का मान घटता है। जो चालकता और मोलर चालकता जो है उसका मान बढ़ेगा। देखो कोई भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ है उसमें विलयन की अगर आप सांद्रता है, सांद्रता को कम करेंगे, सांद्रता को घटाएंगे, सांद्रता घटेगी तो क्या होगा, चालकता यानी कि कप्पा और मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m, इन दोनों का मान क्या है, बढ़ जाएगा। याद रख लेना, अगर इन दोनों का मान घटेगा तो विद्युत चालकता का मान जो उसकी सांद्रता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखो जब किसी धातु की क्षण को, जब कोई भी धातु की क्षण है उसी रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, उस धातु की क्षण को क्या किया जाएगा, उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य में, जो धातु की क्षण होगी और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव, जो उन दोनों के मध्य में विभव उत्पन्न होगा उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को हम बच्चों ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से इसे दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी को लेकर, और मैं कहता हूं बच्चों यहां से किसी ना किसी तरीके से एक क्वेश्चन आपसे जरूर देखने को मिलेगा आपके बोर्ड के पेपर में, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को ध्यान से समझ लेना। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोग भी लिखना है। देखो
सबसे पहले पता होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। तो देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न धातुओं और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या इसी को अपचयन विभव कहते हैं को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर ये जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि बच्चों, धातुएं और अधातुएं यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, इनको क्या किया गया, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया। जब व्यवस्थित किया गया तो श्रेणी एक बन गई, उस श्रेणी को ही हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा। विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, विद्युत रासायनिक श्रेणी की खासियत, इनके बारे में तो देखो। रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। देखो, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, मान लीजिए आई कोई विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें आप जब नीचे से नीचे की ऊपर से ऊपर कोई बैठा था टॉप पर, उससे आप नीचे जाएंगे तो उसमें जो आपके अपचयन क्षमता है, अपचयन करने की जो उनके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, उसका मान क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। वहीं पर जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे वाले तत्व से ऊपर की ओर जाएंगे तो अपचयन क्षमता का मान क्या है, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो पॉइंट ये हो गया। हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। मान लीजिए कहीं पर बीच में हाइड्रोजन तत्व रखा हुआ है, उस हाइड्रोजन तत्व के जो तत्व है हाइड्रोजन, उससे कुछ ऊपर तत्व हैं और कुछ नीचे तत्व हैं। उसमें कह रहा है कि जो ऊपर वाले तत्व हैं वो अगर अम्लों से अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेंगे, H2 गैस निकालेंगे। वहीं पर जो नीचे वाले तत्व हैं वो अगर अम्लों से अभिक्रिया कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन नहीं करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल और वाष्प के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। ठीक है, तो साधारण सा पॉइंट है। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी कि जो भी तत्व ऊपर है वो क्या करेगा, उससे नीचे के तत्व हैं उस तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर सकता है, विस्थापित करने की क्षमता होती है। समझ गए। अगर इसके उपयोग की बात करें तो किसी भी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता होती है। धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी श्रेणी के अनुसार, इसी श्रेणी के आधार पर हम धातुओं की जो क्रियाशीलता है उसका भी हम निपटारा कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है संघनन क्या है। जो भी हम एल्डोल संघनन की बात कर रहे थे वहीं आगे देखो। जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु, जो कोई भी कार्बनिक यौगिक है उस कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे बच्चों एल्डोल संघनन, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड के दो अणु हैं, संघनित हो गए और एक आपका योगात्मक यौगिक बना दिया है। ये संघनन अभिक्रिया है, इसका आपको एग्जाम्पल के थ्रू याद रख लेना है क्योंकि बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, लिपिड क्या है और इनका प्रमुख कार्य बताओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको बताना है लिपिड होते क्या हैं, फिर आपको बताना है लिपिड के कार्य क्या होते हैं। तो वे तेल और वसा जो जंतु एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं लिपिड कहलाते हैं। यानी कि वे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? जंतुओं एवं वनस्पतियों से, लिपिड कहलाते हैं। ठीक है, इनके अगर हम कार्य की बात करें तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान कराना, शरीर के ताप को नियंत्रण करना, जनन क्षमता का नियंत्रण करना, ये सारे जो है लिपिड के कार्य होते हैं। ठीक है, संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे जो संक्रमण धातुएं होती हैं इनके कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियात्मक समूह में समूह को बदलने में प्रयुक्त होने वाले अभिक्रमक को लिखिए। यानी कि किस क्रियात्मक समूह दिए गए, इनको बदलने वाले जो अभिक्रमक होते हैं उनको बताना। देखो, अगर कोई CHO है उसको अल्कोहल में चेंज करना है तो आपको ग्रिग्नाइट अभिक्रमक लेना पड़ेगा। अगर CN है उसको COOH में चेंज करना है तो अम्ल या क्षार के द्वारा इसका जल अवघटन कराना होगा। अगर कोई अम्ल है उसको हाइड्रोजन यानी कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड में आना, हाइड्रोजन मिलाना है तो उसमें NaOH और CaO की अभिक्रिया करानी पड़ेगी। अगर कोई OH है COOH उसको एल्ड्रिक क्लोराइड में लाना है यानी कि COCl में लाना है तो PCl3 HCl या फिर SOCl2 कोसी की अभिक्रिया करा देंगे। हम इसको इसमें परिवर्तित कर लेंगे। और ये मैं क्यों बता रहा, क्योंकि जब रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण। आपका जो बेंजल्डिहाइड होता है इसका नाइट्रीकरण बताओ। तो देखो बच्चों, बेंजल्डिहाइड का जब नाइट्रीकरण करते हैं यहाँ पर सांद्र H2SO4 ले सकते हैं और इसकी सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं।
जब आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं सांद्र HNO3 के साथ तो आपका NO2 बनता है, M नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनता है, या फिर 1 2 3 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड भी इसको कहते हैं। ठीक है, वहीं पर अगला है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। जब बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण करते हैं M नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। इन क्वेश्चंस का आपको एक बार रिवीजन कर लेना, वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना है, दोस्तों के पास अपने शेयर करके रख देना, अपने व्हाट्सएप आपका जो पर्सन होता है वहाँ पर शेयर कर लेना, रख लेना, ताकि वीडियो गायब ना हो। और आप इन क्वेश्चंस की बार बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चंस को इजीली से कर पाएंगे और वहां पर भी आप इनको लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ बच्चों आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।